नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार के स्कूलों की बदहाली का शर्मसार करने वाला नजारा दिखाऊंगा। बिहार के छात्र छात्राओं का दर्द, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी तड़प देखकर आप चौंक जाएंगे। बिहार के स्कूलों में बेहोश होकर गिरती छात्राओं को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के स्कूलों का हाल इतना बुरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां स्कूल है वहां क्लासरूम नहीं है, अगर कहीं क्लासरूम है तो वहां टीचर नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एक क्लास में 200 बच्चों को भर दिया जाए? मैथ्स, साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, उर्दू, सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में एक साथ बैठे दिखाई दें और स्कूल में टीचर सिर्फ बायो का हो। क्या आप यकीन करेंगे कि किसी स्कूल में बच्चों को आने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि स्कूल में जगह नहीं है? और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि स्कूल में टीचर नहीं है, क्लासरूम में जगह नहीं है, बच्चों को स्कूल में आने से रोका जा रहा है, लेकिन सबको इम्तिहान देना लाजमी है। और फरमान ये कि एग्जाम का एडमिट कार्ड तभी मिलेगा जब स्कूल में अटेंडेंस 75% से ज्यादा हो। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि क्लासरूम में ज्यादा संख्या के कारण रोज 8 से 10 लड़कियां बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। बिहार के सरकारी स्कूलों की बेहाली, ये बेबसी हमारी तहकीकात में सामने आई। और बात सिर्फ 1-2 जिलों की नहीं है। वैशाली, जहानाबाद, गोपालगंज, हाजीपुर और औरंगाबाद जैसे कई जिलों में हमारे संवाददाता सरकारी स्कूलों में गए और जो कड़वा सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आप बिहार की बेटियों की बात सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, दुख भी होगा। विडंबना यह है कि बिहार के स्कूलों की हालत की यह सच्चाई एक सरकारी आदेश के कारण सामने आई। यह आदेश क्या था यह भी मैं आपको बताऊंगा। सरकारी स्कूलों की हालत, उनमें पढ़ने वाली बच्चों की बात आपको सुनवाऊंगा। स्कूलों के टीचर्स की बेबसी, उनकी मजबूरी आपको बताऊंगा। और इस पर बिहार सरकार क्या कहती है यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ। बिहार के सरकारी स्कूल एक दर्दनाक खबर कैसे बन गए? बिहार की बेटियां अपनी पढ़ाई के लिए, क्लासरूम में जगह पाने के लिए सड़कों पर क्यों उतर आई? ये तस्वीरें वैशाली जिले की हैं। सरकारी गाड़ी पर पत्थर बरसा रही ये लड़कियां वैशाली के महनार इलाके के सरकारी गर्ल्स स्कूल की छात्राएं हैं। इन स्कूल की लड़कियों ने कल वैशाली में रोड जाम कर दिया। उनका कहना था कि स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, एक ही क्लासरूम में कई कक्षाओं की छात्राओं को एक साथ बिठा दिया जाता है। उमस और गर्मी के कारण लड़कियां बेहोश हो रही हैं, हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। स्कूल में पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन लड़कियों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। परेशान होकर ये लड़कियां अपने स्कूल के बैग्स के साथ सड़कों पर बैठ गई, ट्रैफिक जाम कर दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। रोड जाम हुआ। खबर फैली तो वैशाली की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वहां पहुंची। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। लड़कियों को चुपचाप स्कूल जाने या घर जाने की हिदायत दी गई। जब इससे बात नहीं बनी तो सरकारी और पुलिसिया रौब दिखाया। लेकिन ये बेटियां डरी नहीं, पीछे नहीं हटी। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर से साफ साफ कहा कि वो अपना हक मांग रही हैं, स्कूल में सुविधाएं मांग रही हैं। ये कौन सा गुनाह है? लड़कियों ने कहा वो खामोश नहीं रहेंगी। जब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अहिल्या कुमारी ने लड़कियों से सख्ती से बात की तो लड़कियों का सब जवाब दे गया। उन्होंने अफसर साहिबा की गाड़ी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जब हंगामा बढ़ा तो शिक्षा विभाग के दूसरे अफसर भी मौके पर पहुंचे, पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। सबने मिलकर लड़कियों को समझाया,
बताया कि उनके प्रोटेस्ट से वो कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगी, उनके पेरेंट्स को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए वो प्रोटेस्ट खत्म करें, अपने अपने घर जाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल की हालत के बारे में देखा। उन्होंने बीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कुछ देर बाद एसडीओ भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी लड़कियों को समझाने की कोशिश की, हालात को सुधारने का भरोसा दिया और इसके बाद लड़कियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल आज तो खुला नहीं, स्कूल की हालत 2-4 दिन में तो ऐसी बिगड़ी नहीं, लड़कियां स्कूल कोई पहली बार तो गई नहीं, फिर अचानक प्रोटेस्ट क्यों हुआ? मैंने इसकी वजह की जानकारी हासिल की। पता चला कि स्कूल में पहले तो स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत कम थी, लेकिन अचानक बिहार के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% अटेंडेंस कंपलसरी होगी। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% से कम होगी, उन्हें इम्तिहान में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी, वो फेल हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे डर गए, जो स्कूल नहीं जाते थे, जो सिर्फ कोचिंग में पढ़कर एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाते थे, वो बच्चे भी स्कूल पहुंचने लगे। और स्कूल में इतने बच्चों को न तो बैठाने की जगह थी, न क्लासरूम से, न टीचर से। हालत ये हो गई कि गर्मी से परेशान लड़कियां स्कूल में बेहोश होकर गिरने लगी और इसके बाद ये लड़कियां स्कूल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी और सड़क को जाम कर दिया। लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन से नाराज होकर उनकी पिटाई की। स्कूल की छोटी छोटी लड़कियों के इतने उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार के स्कूलों की हालत पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये उठा कि लड़कियों ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया, क्या वाकई में स्कूलों की हालत ऐसी है कि लड़कियों को पत्थरबाजी करने पर मजबूर होना पड़ा? क्या वाकई में स्कूलों में गर्मी और उमस से लड़कियां बेहोश हो रही हैं? इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने अपने संवाददाता नीतीश चंद्र को वैशाली के महनार इलाके के उसी स्कूल में भेजा जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र स्कूल में पहुंचे, उस वक्त भी कई लड़कियां चक्कर खाकर गिरी। स्कूल के टीचर उन्हें इलेक्ट्रॉल पिलाने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल था। जिस क्लास में 50 लड़कियों के बैठने की जगह है, उस क्लास में 200 से ज्यादा लड़कियां बैठी थी। जिस डेस्क पर 3 लड़कियों के बैठने की जगह होती है, उस डेस्क पर 6 से 7 लड़कियों को एक साथ बिठाया गया था। क्लासरूम में जबरदस्त गर्मी थी, उमस थी, पंखे चल रहे थे, लेकिन लड़कियों के कपड़े पसीने से भीगे थे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जितनी लड़कियां क्लासरूम में थी, उतनी ही लड़कियां क्लासरूम के बाहर खड़ी थी, क्योंकि क्लास में बैठने की जगह नहीं थी और अटेंडेंस सबको चाहिए थी। लड़कियों ने बताया कि वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए स्कूल आई हैं। स्कूल में न पढ़ाई होती है, न कोई सुविधा है, और स्कूल से कई लड़कियां रोज हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। स्कूल के टीचर ने बताया कि आज ही 6 लड़कियां गर्मी के कारण बेहोश हो चुकी हैं। कितनी बच्चियां अब तक बेहोश हो गई? सुबह से करीब 5-7 बच्चे बेहोश किस वजह से? गर्मी की वजह से। इस कमरे में फैन नहीं है सर, लेकिन फैन फिर भी नहीं काम कर रहा है। फैन काम नहीं कर रहा है। नहीं, 140 बच्चा है तो फैन काम नहीं कर रहा है। बच्चा है तो कहाँ हवा का पता चलेगा? सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कई लड़कियों को इलेक्ट्रॉल पाउडर आप लोग दे रहे हैं, उनको बेहोश हो जा रही लड़कियाँ। अब तक कितनी लड़कियाँ बेहोश हो गई? कम से कम 10। वजह क्या है? वजह उमस की गर्मी, छोटे से क्लासरूम में 70, 80, 90 बच्चियाँ हो जाना। तो बाहर क्यों बैठी हुई हैं? बाहर अंदर बैठने की जगह नहीं, इसलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। अंदर जगह नहीं इसलिए बाहर बैठी? यस सर। तो फिर ऐसे में पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई नहीं होती, बस बायो के टीचर है और हम लोग क्लास में टीचर नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है, तो हम लोग आते हैं अटेंडेंस मिल के घर चले जाते हैं। आप लोग बाहर इसलिए हैं कि अंदर जगह नहीं है? अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गर्मी से हालत खराब हो जाता है। हम लोग का पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है।
एक छोटा सा कमरा और इसके अंदर इतनी लड़कियां और इतनी उम्मस, इतनी गर्मी। ये टीचर हैं, उनके बदन पे जो कपड़े हैं पसीने से तरबतर, और ऐसे में भी पढ़ाई चल रही है। ये आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है, कुछ बच्चियां बाहर भी हैं। यस सर, जगह नहीं मिल रहा इसलिए यहाँ। आप लोग हर दिन ऐसे ही क्लास? यस सर, यस सर, यस सर। कैसे इसमें संभव है, पढ़ाई हो पाती है? लेकिन ये फैन यहाँ पर दिख रहा है कम से कम। यस सर, कोई असर नहीं कर रहा है। फैन है पर कोई असर नहीं। फैन का कोई असर नहीं हो रहा, देख ही रहा है कितना पसीना आ रहा है। सिर्फ बायोलॉजी होता है हम लोग का, और कोई सब्जेक्ट फिजिक्स कुछ नहीं होता है। मैथ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। के पाठक ने जब से बोला जो 75% पूर्णा चाहिए, तब से सारी बच्ची आती है। सारी इतना अटेंडेंस जो मस्ट हुआ है तो लड़कियां आने लगी हैं, और उसके बाद परेशानी आ रही है। यस सर। अब चूंकि उपस्थिति बढ़ जाने के कारण 75% बच्ची को चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये लोग का पहले तो था कि फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म तो भरा गया, लेकिन फिर कि एडमिट कार्ड ये लोग को इशू नहीं होना है। तो इस कारण से बच्ची पर भी ये दबाव कि उसको आना ही आना है स्कूल में, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। हकीकत आपने देख ली, सुन ली, अब आगे की बात सुनिए। वैशाली के इस सरकारी गर्ल्स स्कूल में 2083 छात्राएं एनरोल्ड हैं, लेकिन इतनी लड़कियों के बैठने का इंतजाम कभी किया ही नहीं गया, क्योंकि इतनी लड़कियां कभी आती नहीं थी। अब अटेंडेंस कंपलसरी हो गई, लड़कियों की अटेंडेंस बढ़ गई, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़कियों को बैठाने का एक नया तरीका निकाला। एक ही क्लासरूम को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया। आप सोचिए, जिस क्लास में एक तरफ 9th में पढ़ने वाली लड़कियों को मैथ्स पढ़ाया जा रहा हो, उसी क्लास में दूसरी तरफ 11th में पढ़ने वाली लड़कियों को बायोलॉजी की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में पढ़ाई कैसे होती होगी? लेकिन इन बच्चों के हाथ में तो कुछ नहीं है, वो बेबस हैं, क्योंकि अटेंडेंस जरूरी है, 75% अटेंडेंस, और इम्तिहान भी देना है, एडमिट कार्ड भी लेना है, पास भी होना है। स्कूल के टीचर्स मानते हैं कि स्कूल की हालत बहुत खराब है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, गर्मी की वजह से हर रोज कई बच्चियां बेहोश हो जाती हैं। एक ही क्लासरूम को 2 हिस्से में बांटना पड़ा, क्योंकि लड़कियां अधिक थी, जगह कम थी। पीछे की तरफ जो आपको टीचर दिखाई दे रहे हैं वो 11th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इस हिस्से में जहां हम अभी मौजूद हैं ये 9th क्लास की लड़कियां हैं। यानी एक ही क्लास को 2 हिस्से में बांट दिया गया, और बीच के हिस्से को यहाँ पर कोशिश की गई है बैरिकेडिंग करने की, लेकिन जाहिर है ये हिस्सा खुला हुआ है, तो इधर की आवाज़ उधर जा रही है, उधर की आवाज़ इधर जा रही है। ये देखिए, ये 11th की बच्चियां हैं, और यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं अभी ये 11th का क्लास है सर? हाँ, 11th। क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी की क्लास चल रही है। और दूसरे हिस्से में? उधर में हाँ 9th की क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स हो रही है। इधर की आवाज़ इधर आती होगी? बहुत दिक्कत होती है, आवाज़ काफ़ी इको भी होता है, उधर का साउंड इधर, इधर का साउंड उधर। बाहर में 11th 8 की क्लास चल रही है कॉरिडोर में। जी। तो आप लोग के लिए भी कभी कभी मुश्किल होता होगा, बायोलॉजी की आवाज़ उधर से आती होगी? यस सर, आवाज़ आती है। यस सर। और एक बेंच पर अमूमन पहले कितनी लड़कियां बैठती? पहले 4, लेकिन बच्चा बढ़ने की वजह से 5 बैठना पड़ता है। हाँ। यस सर, 6 भी हो जाता। बाहर देखिए जो कॉरिडोर है वहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं। यहाँ देखिए जो कॉरिडोर है वहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं। स्कूल के हर हिस्से में क्लास चल रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल होती होगी, उधर भी एक क्लास चल रहा है, इधर भी। साउंड भी बहुत आता है सर, इसलिए एक क्लास को हमेशा डिस्टर्ब ही होता है दूसरे क्लास को पढ़ाने में। और एक तो बच्ची इतनी है, और ये हाफ के बाद इतना ये गर्म हो जाएगा सर कि इसके बाद बच्ची विद्रोह करेगी कि हम बाहर बैठेंगे। अब इसमें से फेंटिंग शुरू होगा 12 बजे के बाद, 1 बजे अब हुआ, अब 1 बजे के बाद से इसमें से भी बच्चियां बेहोश होकर के बाहर जाती है। आप देख रहे हैं कि स्कूल में सिर्फ एक क्लासरूम में 2-2 क्लासें नहीं चल रही, कॉरिडोर में भी क्लासेस चल रही हैं। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स की क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट की लड़कियां भी बैठी हैं, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कोई और जगह नहीं है। 11th की जिस क्लास में सिर्फ 5 लड़कियां इकोनॉमिक्स की हैं, वहाँ उसकी 10 गुना लड़कियां दूसरे सब्जेक्ट्स की बैठी हुई हैं, जिनका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। टीचर का कहना है कि वो भी क्या करे, मजबूर हैं।
किस क्लास की बच्चियां हैं? ये 11th आर्ट्स की बच्चियां हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? अभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ये सारे बच्चियां जो हैं इकोनॉमिक्स की हैं, इतनी बच्चियां? ये सिर्फ 5 बच्चियां इकोनॉमिक्स की हैं। कौन सी 5 बच्चियां? ये आगे की 5 बच्चियां इकोनॉमिक्स की हैं। अच्छा, और पीछे की बच्चियां? पीछे की बच्चियों का कुछ कंबाइंड में हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, फिर होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसकी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक समय में एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। बाकी बच्चियां क्या कर रही हैं? बाकी बच्चियां अपना जो रिवीजन होता है वो करती हैं। यहाँ पे चूंकि क्लासेस नहीं है इसीलिए हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाते बच्चों को। होना तो ये चाहिए 11-12 का कि जैसे जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं वो अलग हो जाएं, सोशियोलॉजी के हैं वो अलग हो जाएं, होम साइंस के हैं वो अलग हो जाएं। बट यहाँ क्या होता है, चूंकि जगह नहीं है हम लोगों के पास, तो इसीलिए हम लोग एक साथ ही सारे बच्चों को रखते हैं, मजबूरी बस। जब प्रशासन को ये पता लगा कि इंडिया टीवी की टीम महनार के सरकारी स्कूल में पहुंची है, इंडिया टीवी के संवाददाता के सामने कई लड़कियां बेहोश हो गईं, तो शिक्षा विभाग के अफसर दौड़ते भागते स्कूल पहुंचे, हालत का जायजा लिया। फिर यह तय किया गया कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। कुछ क्लासेस के स्टूडेंट्स को सुबह की शिफ्ट में बुलाया जाएगा, कुछ को दोपहर की शिफ्ट में। लेकिन इस फैसले पर स्कूल की लड़कियों ने आपत्ति जताई। कहा वो दूर दूर से पैदल चलकर या साइकिल से स्कूल आती हैं। इतनी गर्मी में, उमस में दोपहर के वक्त साइकिल से स्कूल आना बिल्कुल मुश्किल है। नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा धूप रहता है। तबीयत खराब, जैसे बंद कर दी समझ, लेकिन दिन धूप में नहीं आ पाएंगे हम लोग। लड़की बेहोश हो गई है, आप कैसे आएंगे धूप में? तो और तबीयत खराब हो जाएगा, कैसे आएंगे? इतना बेहोश हो चुकी है। 12 बजे धूप में जी, 12 बजे धूप में कौन आएगा? बेहोश हो जाएंगे। नहीं, 12 बजे धूप उतना कड़ा रहता है। यहाँ जगह नहीं है ना? बताइए, मैनेज कीजिए, व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, एडोकिज्म का हाल यह है कि जब लड़कियों ने 2 शिफ्ट के स्कूल का विरोध किया, तो यह तय हुआ कि फिलहाल 9th की क्लास को सस्पेंड रखा जाए। कुछ दिनों तक 9वीं की क्लास नहीं होगी। 9th के 3 सेक्शंस के बच्चों को छुट्टी दे दी गई। लेकिन लड़कियों ने इसका भी विरोध किया। कहा अगर स्कूल में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है, तो ये उनका कसूर नहीं है। उन्हें इसकी सज़ा क्यों दी जा रही है? उनकी पढ़ाई का नुकसान क्यों किया जा रहा है? अगर अटेंडेंस कम होगी तो एग्ज़ाम देने से रोकेंगे। अगर अटेंडेंस में छूट दे भी दी तो बिना पढ़े एग्ज़ाम कैसे देंगी? क्यों बंद किया जा रहा है बताइए? अभी हम लोग को पढ़ने का हक नहीं है? सिर्फ 11-12 पढ़ेगी क्या? हम लोग नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग पढ़ने? कहा जा रहा है जगह नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ऑप्शन है, ऊपर बनवा सकते हैं, सरकार चाहेंगे तो ऊपर बनवा सकते हैं, पर वो बनाना नहीं चाहते। वो अपना पैसा सिर्फ रखना चाहते हैं, खर्च करना नहीं चाहते हैं। टीचर के टीचर नहीं है, उर्दू के भी टीचर नहीं है, हिंदी के भी टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। हम लोग 11th में 2 क्लास होता है, केमिस्ट्री बायो, मैथ के नहीं है, ना फिजिक्स के है, ना इंग्लिश के है, ना हिंदी के। अब 25 से एग्जाम लेने वाले, हम लोग क्या लिखेंगे? अब कोचिंग भी नहीं, जो कोचिंग बंद, 75% अटेंडेंस चाहिए, सीट नहीं है। एक बेंच पे 6-7 लड़की बैठती है इतनी गर्मी में, लाइन भी नहीं रहता है, चला जाता है। एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोगों का क्लास बंद हो जाएगा, सिर्फ 10th और 12th वाली दीदी लोग पढ़ेगी, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता, कंप्लेंट बहुत करते हैं हम लोग। इसलिए हंगामा करना पड़ा इतना? यस सर। नहीं सर। क्लास 9 के बच्चे आप लोग क्या करेंगी? क्या करेंगे? ना क्लास 9 तो 10th का स्मार्ट क्लास भी नहीं होता था। स्मार्ट क्लास में 12 की लड़कियां बैठती है। जरा सोचिए, बिहार की बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाई के लिए अपना हक मांग रही हैं, और उन्हें कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। पढ़ाई कब होगी? वैशाली के स्कूल की लड़कियों ने जो बताया, टीचर्स ने जो बताया, वो शर्मनाक है। उसके बाद ये लगा हो सकता है कि ये परेशानी सिर्फ इसी स्कूल में हो। इसलिए इंडिया टीवी की टीम वैशाली के एक और सरकारी स्कूल में गई। देसरी इलाके के मिडिल स्कूल में 580 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए एक भी बेंच नहीं है। बच्चे जमीन पर टाट की बोरी पर बैठकर पढ़ते हैं, और टाट की बोरी भी खुद घर से लेकर आते हैं। जिस क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया है। क्लासरूम में सीलन है, और सीलन भरे क्लासरूम में एक पंखा तक नहीं है।
सर फैन नहीं है ना, गर्मी लगता है बहुत। यस सर। बेंच भी नहीं है सर। आप भी अपना बोरी खुद लेकर आए? यस सर, अपना बोरी घर से लाए। चेहरे पे पानी है या पसीना है? पसीना है। पसीना है? यस सर। अच्छा, क्यों? सर पंखा नहीं है इसीलिए। इसमें कितने घंटे इस कमरे में रहते हो दिन भर? सर दिन भर तो 5 घंटा रहते हैं। हाँ। और बेंच भी नहीं है यहाँ पे? यस नहीं है। किसकी बोरी है, कौन लाया? ये मेरी है। अच्छा, घर से लाए? यस सर। सब बच्चे अपने घर से लाते हैं? यस सर। मुझे वो दिन याद आ गए जब आज के करीब 60 साल पहले मैं भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था। वहाँ भी टाट पट्टी पर बैठते थे, वहाँ भी क्लास में बैठने की जगह नहीं होती थी, वहाँ भी ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, टीचर्स नहीं थे। लेकिन 60 साल बाद हालत नहीं बदली। आज भी बिहार में वही का वही हाल है। ये देखकर आंखों में आंसू आते हैं। और सिर्फ वैशाली नहीं, दूसरे जिलों के सरकारी स्कूलों का भी यही हाल है। नीतीश चंद्र वैशाली से करीब 80 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में गए। यहां गांव की बात तो छोड़िए, शहर के सरकारी स्कूलों का हाल भी वैशाली के स्कूल से अलग नहीं था। ये तस्वीरें जहानाबाद के महर्षि पतंजलि मिडिल स्कूल की हैं। इस स्कूल में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक क्लासरूम है। ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है। 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे सुबह की शिफ्ट में पढ़ते हैं और पहली से 5वीं तक के बच्चों को सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। चूंकि क्लासरूम एक ही है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों की क्लास स्कूल के बरामदे में लगती है। एक रूम में ऊपर 3 क्लास होता है और नीचे एक रूम में 2 क्लास होता है। ऐसे में दिक्कत होती है कि सब लेकिन एक ही साथ पढ़ता है। डिस्टर्ब होता है, वो इधर पढ़ता है और वो इधर पढ़ता है तो डिस्टर्ब होता है। एक तो क्लास है, एक तो क्लास में और हम लोग का नीचे दरी पे बैठते हैं। हम लोग का दिक्कत होता है, 6 और 7 बैठते हैं और दिक्कत होता है, बाथरूम के भी दिक्कत होते हैं और पानी का भी जगह है तो वहाँ कल पे है, नाली उली रहता है, इसलिए वहाँ पर पीने भी अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। बाथरूम करने जाते हैं तो बाहर करने जाते हैं यहाँ, इसलिए अब क्लास भी है, एक तो क्लास है और इसी में इजेक्ट करने पड़ता है। यहाँ पे सब बच्चे बहुत मतलब क्लासरूम नहीं होता है तो उधर के बच्चे उधर आ जाते हैं और हल्ला होता है। पढ़ाई तो ठीक यहाँ मिलता है, बहुत बच्चे लोग हल्ला करता है तो आवाज़ इधर उधर पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है क्लासरूम नहीं होने के कारण। नहीं, बस अंदर 8 क्लास का क्लासरूम है, यहाँ पे 7 और 6 एक साथ में बैठने हैं। ये स्कूल 1970 से चल रहा है, 53 साल हो गए, लेकिन स्कूल में क्लासरूम का इंतजाम नहीं हो पाया। 18 साल से सुशासन का दावा है। स्कूल की जो जमीन है उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। स्कूल के टीचर ने कहा वो क्या कर सकते हैं, सरकार से कह कह कर थक गए, कोई सुनता नहीं है, इसलिए जो है उसी में काम चला रहे हैं, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ना कमरा है, 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करती है। विद्यालय 1970 से स्थापित है। समस्या तो हम लोग कई बार लिख करके दिए, जब कब्जा मुक्त करने के लिए सीओ साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी हम लोग पत्र से दिए। इसके पूर्व प्रधानाध्यापिका जो थी वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास भी लेटर लिखी थी, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आपने बिहार के हायर सेकेंडरी स्कूल का हाल देखा, मिडिल स्कूल की तस्वीरें देखी। अब बारी है प्राइमरी स्कूलों की। प्राइमरी स्कूल तक पहुंचने के लिए पहले आपको कच्ची पगडंडी से गुजरना होगा, वो भी दूसरे के खेत से होकर जाती है। चारों तरफ बड़ी बड़ी घास है। बारिश हो जाए तो स्कूल तक पहुंचना किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। सांप बिच्छू का डर अलग। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर चंदौली गांव में है। स्कूल की हालत जर्जर है। क्लासरूम के फर्श टूटा हुआ है, दीवार खराब है। यहाँ भी स्कूल के नाम पर सिर्फ 3 कमरे हैं और 2 टीचर। न बेंच है, न पीने का पानी। एक टॉयलेट जरूर है, लेकिन उस पर हमेशा ताला लटका रहता है। औरंगाबाद में स्कूल के आसपास घास उगाई थी, लेकिन गोपालगंज में तो
स्कूल की बिल्डिंग पर घास उगाई है। स्कूल की छत कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए स्कूल के टीचर छोटे बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने का रिस्क नहीं लेते। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल के दर्शन कराते हैं और उन्हें मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं। बच्चों की क्लास खुले आसमान के नीचे होती है। अगर बारिश हो जाए तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है। स्कूल के 3 कमरों की हालत ठीक है, इसलिए 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों की क्लास इन कमरों में होती है। लेकिन इन बच्चों की मुश्किल यह है कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं हैं, जो हैं उन्हीं से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। बेंच का दिक्कत है, मतलब मेरे एक क्लास में 60-70 बच्चियां हैं। सभी को प्रॉब्लम होता है बैठने में, और सभी क्लास में बेंच नहीं है, और टीचर का भी मतलब है। और हाँ, टीचर आते हैं लेकिन कम ही है टीचर का, और फिर आने जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। इसमें 4 कमरा है, एक में ऑफिस है, 3 में पढ़ाई होता है, और बच्चा सब 1 से 5 तक पेड़ के नीचे बैठते हैं सब। और बारिश आता है तो भीग जाते हैं लोग, और दूसरे के खेत में आते हैं लोग, और जानवर आ जाता है सब। रास्ता है स्कूल में? नहीं। कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। कितना क्लास चलता है? 7, 6 और 8, और पूरे टोटल 8 क्लास है। और बच्चे कहाँ बैठते हैं? और बच्चे बगीचे में बैठते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के सामने वही सारी परेशानियां हैं जो दूसरे सरकारी स्कूलों में हैं। स्कूल के टीचर्स ने बताया उन्होंने बहुत कोशिश की, नेताओं से फरियाद की, अफसरों के पास गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 350 प्लस बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। और भी इसमें संसाधन इसमें अगर हो तो हमारी संख्याएं 600 से ऊपर चली जाएंगी। यहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, और एक क्लासरूम में 120 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिनको बैठने में भी परेशानी होती है, पैर अकड़ जाता है। विभाग को हम लोगों ने बार बार बेंच के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है, या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने बार बार कहा है, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ उस दृष्टिकोण से कोई अमल नहीं हुआ है। हमने 5 जिलों के 20 स्कूलों में तहकीकात की, हर जगह यही हाल है। समय होता तो मैं आपको और स्कूलों की बेहाली दिखाता। बिहार के स्कूलों की ये दुर्दशा देखकर हमने नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई मिनिस्टर इस सवाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार में आप जानते हैं जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार है, इसलिए इन दोनों पार्टियों के नेताओं से स्कूलों की बेहाली पर, दुर्दशा पर, लड़कियों की बेबसी पर, प्रोटेस्ट पर सवाल पूछे गए। तो जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने कहा ऐसा मामला दूसरे राज्यों में भी सामने आता है। कई राज्यों में समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। केसी त्यागी पुराने अनुभवी नेता हैं, बहुत साल से मैं उनको जानता हूं, और मैं समझता हूं कि वो मजबूरी में ज्यादा नहीं बोल सके, लेकिन उन्होंने जितना कहा वही काफी है। यह सवाल जब बिहार सरकार में शामिल लालू यादव की पार्टी से पूछा गया तो मनोज झा ने बच्चियों के प्रोटेस्ट को गलत ठहरा दिया। हालांकि मनोज झा ने यह माना स्कूलों में जो गड़बड़ी सामने आई है उस पर एक्शन जरूर होगा। देखिए, किसी भी तरह के प्रदर्शन में जिसमें सार्वजनिक संपत्ति का को क्षति पहुंचे वो उचित नहीं है। उनके सरोकार जायज है, उन्होंने अपने सरोकारों के लिए अगर सीधे तौर पर भी कहते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार अक्सर आप लोग मुद्दे में लाते हैं। कोई भी ऐसा राज्य बताइए जहां रिपोर्टिंग आप करते हैं और इससे पहले कि आपका फीड आपके यहां पहुंचे वायर सर्विस में, कार्रवाई होती है। यकीन मानिए कार्रवाई यहां भी होगी। कुछ दिन पहले हमारे देश में G20 हुआ है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स यहां आए। उन्होंने भारत को विश्व गुरु माना। उसी G20 पर ललन सिंह ने क्या कहा था, आज मुझे वो बयान याद आया। बिहार के बड़े नेता ललन सिंह कह रहे थे, नीतीश कुमार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित कर दिया। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ललन सिंह कह रहे थे कि नीतीश ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति की है
जिसे दिखाकर मोदी दुनिया भर की वाहवाही लूट रहे हैं। अब कोई ललन सिंह से पूछे कि बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, 18 साल में स्कूलों में टीचर नहीं रख पाए, कुर्सी टेबल नहीं बनवा पाए, सरकारी स्कूलों में लड़कियां बेहोश होकर गिर रही हैं। इतना महान काम करने के बाद क्या बेटियों को नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना चाहिए? हो सकता है कल को कुछ बेशर्म नेता यह भी कह दें कि बेटियों ने सड़क पर प्रदर्शन विपक्ष के उकसावे में आकर किया। हो सकता है यह भी कहा जाए कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं, टीचर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लड़कियां बेहोश होने का नाटक कर रही हैं। और अगर वैशाली में प्रदर्शन करने वाली लड़कियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, अफसर की गाड़ी पर पथराव करने, पुलिस वालों को घायल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर दिया जाए तो भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खबर आ गई है कि लड़कियों के प्रदर्शन में एक एसआई पूनम कुमारी घायल हुई हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसका मतलब यह है अपनी पढ़ाई के प्रोटेस्ट करने वाली, अपना हक मांगने वाली स्कूली लड़कियों के खिलाफ मुकदमे का ग्राउंड बनाया गया है। जो सरकार स्कूलों में लड़कियों के बैठने का इंतजाम न कर सके और 75% अटेंडेंस कंपलसरी होने का फरमान जारी कर दे, वो सरकार कुछ भी कर सकती है। कहां गई संवेदना? सोचिए, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही हो, जिस देश की बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही हों, जिस देश की बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हों, जिस देश की बेटियां चंद्रयान को चांद पर पहुंचा रही हों, उस देश में अगर हमारी बच्चियों को अपनी पढ़ाई के लिए सड़क पर आना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? लेकिन क्या नीतीश कुमार को स्कूलों की चिंता है? क्या उनको इन बच्चों की परवाह है? क्योंकि वो तो आजकल बिजी हैं, विरोधी दलों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ लगा था, क्योंकि दिल्ली में विरोधी पार्टियों के गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही थी। अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में नीतीश की पार्टी की तरफ से बिहार में शिक्षा का गुणगान करने वाले ललन सिंह को आना था, लेकिन उन्हें डेंगू हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनकी जगह संजय झा आए। शरद पवार के घर हुई इस मीटिंग में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरजेडी और एमपी स्टालिन की पार्टी डीएमके समेत 12 पार्टियों के नेता मौजूद थे। चर्चा ये थी कि इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे पर बात होगी और सनातन के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे डीएमके के नेताओं से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन मीटिंग के बाद पता चला कि इन दोनों मुद्दों पर कोई खास बात नहीं हुई। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मीटिंग में यह तय हुआ अब सभी पार्टियों की स्टेट यूनिट्स अलग अलग सीट शेयरिंग के इशू पर बात करेंगी। लेकिन यह फैसला हो गया कि विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां ज्वाइंट कैंपेन करेंगी, मिलकर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया जाएगा। विरोधी दलों की पहली साझा रैली भोपाल में होगी। यह भी तय हुआ कि अलायंस की सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों में जाति जनगणना का मुद्दा उठाएंगी और इसे अपने कैंपेन का हिस्सा बनाएंगी। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल सीटों के बंटवारे को लेकर है। कई राज्य ऐसे हैं जहां अलायंस की पार्टियां आमने सामने हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है।
मीटिंग के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कोई मुश्किल नहीं आने वाली, बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद राघव चड्ढा ने इशारों में कांग्रेस को मैसेज दिया। उन्होंने कहा अगर पार्टियां अपना अहम छोड़ दें, त्याग की भावना रखें, तो सीटों के बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मुद्दे मोटे मोटे तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो भाजपा की सरकार ने देश भर में फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ रैली करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। गठबंधन को अगर सफल बनाना है तो हर पार्टी और हर नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद त्यागना होगा। और एक बहुत ही स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के वातावरण में आज की बैठक हुई। सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो मेंबर पार्टीज आपस में बात करके लेंगी। और इतना जरूर कह दूं कि आपकी उम्मीदों से कहीं पहले हम सीट शेयरिंग का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी गठबंधन में, वो खत्म कर देंगे। अलायंस में शामिल ज्यादातर पार्टियों के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बता दिया उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में क्या फॉर्मूला रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग की बातचीत सिर्फ उन सीटों पर हो जो फिलहाल बीजेपी या उन पार्टियों के पास हैं जो विरोधी दलों के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। One of the things I had proposed, which is something that we're going to have to discuss, is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table unless the party that holds them is sort of willing to surrender a seat. बीजेपी के नजर भी इंडिया अलायंस की मीटिंग पर थी, लेकिन मीटिंग के बाद विरोधी दलों के नेताओं की बातें सुनने के बाद बीजेपी ने इस मीटिंग को फ्लॉप बताया। सुशील मोदी ने कहा इस मीटिंग में किसी पार्टी ने डीएमके से सनातन का समूल नाश करने जैसे बयानों पर कुछ नहीं पूछा। क्या सनातन पर हमलों को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सहन करेंगी? ये बैठक के बाद किसी ने नहीं बताया। सुशील मोदी ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने अपने अलायंस के नेता का नाम भी नहीं बताया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है ये नहीं बताया, तो फिर मीटिंग में हुआ क्या? जो डीएमके के नेताओं के जो बयान आ रहे थे कि आज की बैठक में डीएमके को कंडेम किया जाएगा और सनातन विरोधी जो बयान आ रहे हैं उसकी भर्त्सना की जाएगी, उसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो न तो यह नेतृत्व तय कर पाए कि कौन लीड करेगा, न ये तय कर पाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और न ही सनातन के मुद्दे पर ही कोई स्टैंड ले पाए। और अगर जातीय गणना की बात करें तो पहले तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ तो जातीय गणना कराएं, केवल एक तय हुआ कि भोपाल के अंदर मीटिंग होगी। लेकिन क्या उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10-10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल भोपाल की रैली में शामिल होंगे? तो इसलिए जो ये कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है, चाय पीने वाली बैठक थी, चाय पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दूसरे तीसरे जो श्रेणी के नेता वो लोग बैठकर वो क्या कोऑर्डिनेशन करें, वो क्या निर्णय करें? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज की बैठक टाइम फिश साबित हुई। चूंकि इंडिया अलायंस के नेता सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं लेकिन सनातन पर हमलों के इशू पर खामोश हैं, इसीलिए बीजेपी ने इस मामले को उठाया। संबित पात्रा ने इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी करार दिया। संबित पात्रा ने कहा कि विरोधी दलों की मीटिंग सनातन को खत्म करने की रणनीति बनाने के लिए हो रही है, क्योंकि गठबंधन की सारी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। सबका एक ही एजेंडा है, सनातन पर हमले करो, हिंदुत्व खत्म करो। कि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। ये ऐसा नहीं हुआ है कि फुट इन माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। AHCC
एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये कब से हो रहा है? जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। बाय द डिजाइन ऑफ एंटोनियो माइनो, शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म बाय एंटोनियो माइनो। लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा। क्योंकि बीजेपी ने सनातन के मुद्दे पर लगातार तीखे हमले किए, तो विरोधी दलों की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए गुरदीप सप्पल ने बताया कि आज की बैठक में सनातन वाले बयान का मुद्दा उठा था। और डीएमके की तरफ से आए टीआर बालू ने सबको बताया कि चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी है कि कोई भी सनातन के खिलाफ अब नहीं बोलेगा। ये मुद्दा पिछले कई दिनों से है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्य मुद्दा बनाकर जितने देश में असली मुद्दे हैं उनको भुलाना चाह रही है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को एक वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मुद्दे को ऊपर चर्चा की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे हैं वो मोदी सरकार की बेरोजगारी, उसकी विफलताएं, महंगाई के मुद्दे हैं। स्टालिन साहब ने अपनी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि आगे आने वाले दिनों में डीएमके भी इन मुद्दों पर बातचीत करेगी, जनता में इन मुद्दों को ले जाएगी। और इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि अब इंडिया अलायंस की तरफ से ये मुद्दा समाप्त हो गया। हमारी बैठक में स्टालिन जो हैं उनके स्टेटमेंट को रखा गया था और उस पर सबने माना कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसके बाद इस मुद्दे पर कोई और बातचीत की गुंजाइश बचती नहीं है। अगर एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सनातन के खिलाफ न बोलें तो ये अच्छी बात है, और जो बोले थे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के धर्म विरोधी बात करने के लिए। जहां तक मोदी विरोधी मोर्चे का सवाल है, ज्यादातर बातचीत हुई वोटों के गणित पर, जातियों और पार्टियों के समीकरण पर। सबको लगता है कि मिलकर लड़ेंगे, सबके वोट जुड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे। सब कन्विंस्ड हैं कि मोदी को हराने का यही एक फॉर्मूला है। पर जब बात सीट शेयरिंग पर आती है तो कोई अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहता, दूसरों से त्याग की भावना अपनाने को कहता है। इसीलिए इस पर फैसला टल जाता है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो सीटें गठबंधन की पार्टियों के पास हैं उन पर बात नहीं होनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 बीजेपी के पास और 3 उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। अगर उमर की बात मानी जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और पीडीपी को उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना होगा जिन पर बीजेपी जीती है। क्या महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी इसे मंजूर करेंगे? इसी तरह जब अलग अलग राज्यों पर बात होगी तो इसी तरह के झगड़े सामने आएंगे। और जब बात अलायंस का लीडर चुनने की आती है, प्रधानमंत्री पद का फेस प्रोजेक्ट करने की आती है, तो भी कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। आजकल हालांकि सबको चुप कराया हुआ है, लेकिन विरोधी दलों के इस अलायंस का नेता कौन होगा, यह सवाल सिर्फ हमारे देश में नहीं पूछा जाता। पड़ोसी देशों के लीडर भी पूछते हैं कि आपके अलायंस पे लीडर कौन होगा। यह सवाल श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी से पूछ लिया। असल में बाई चांस इन दोनों नेताओं की मुलाकात दुबई में एयरपोर्ट पर हो गई। ममता बनर्जी स्पेन जा रही थी। रास्ते में श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे मिल गए। विक्रमसिंघे ने पूछ लिया कि आप विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली हैं। सवाल क्या हुआ और जवाब क्या दिया गया, यह मैं आपको सुनवा देता हूं। Can I ask you one question? Yes. Are you going to leave the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. Question, she has not answered you. Yes, sir, I answered. No, is she going to leave the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. दुबई के एयरपोर्ट पर श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने जो पूछा, ये तो बाई चांस कैमरे की पकड़ में आ गया।
लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे के नेता जहां भी जाते हैं उनसे ये सवाल तो पूछा जाता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं अगर ये सारे नेता मिलकर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं तो उनकी जगह भरने के लिए इनका उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय विरोधी दलों के नेताओं को न तो नेता की चिंता सता रही है, न सीट शेयरिंग की चिंता है। सबके सामने है सीबीआई और ईडी के केसेस का डर। जितने बड़े पैमाने पर विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उसके कारण ये सब लोग एकजुट हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहते हैं। आज भी विरोधी दलों की जो मीटिंग हुई उसमें ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी इसलिए नहीं पहुंच पाए कि उन्हें ईडी ने आज बुला लिया था और इसके लिए अलायंस के नेताओं ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मीटिंग से पहले नेताओं के घर ईडी वाले जरूर आते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता इन सब बातों की परवाह किए बगैर मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, मोदी के चेहरे पर, मोदी के करिश्मे पर एक बार फिर सफलता की उम्मीद लगाए हुए हैं। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नाम तय करने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी G20 समिट के सफल आयोजन के बाद पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर में आए, इसलिए उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। मोदी के इंतजार में हजारों कार्यकर्ता कई घंटों से खड़े थे। जैसे ही मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर, फूलों की बारिश करके मोदी का स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने मोदी का स्वागत किया। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन शानदार तरीके से करने के लिए मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर को सजाया गया था। G20 सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए थे। इसके अलावा G20 के अच्छे मोमेंट्स की तस्वीरें भी बीजेपी हेडक्वार्टर की दीवारों पर लगाई गई थी। प्रधानमंत्री के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में G20 सम्मेलन की सफलता के लिए मोदी को बधाई दी गई और एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि G20 सम्मेलन बहुत कामयाब रहा। भारत की अध्यक्षता में G20 ने कई सफलताएं हासिल की। सर्वसम्मति से घोषणा जारी हुई। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया। इन उपलब्धियों की वजह से दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, ये कहा गया बीजेपी के इस रेजोल्यूशन में। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। क्योंकि इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मीटिंग में शामिल हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए थे। आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा हो रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज चुनाव समिति की मीटिंग में खास तौर पर उन 64 सीटों पर चर्चा हुई जिन पर 2018 में बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई थी। मैं आपको बता दूं कि आज कैबिनेट की मीटिंग में भी G20 सम्मेलन की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना का प्रस्ताव रखा, जिस पर कैबिनेट के बाकी सदस्यों ने सहमति जताई। वैसे सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि मोदी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान चला रहे हैं। हर देश को मोदी से सीख लेनी चाहिए। रूस में हो रही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस तरह मोदी अपने देश के लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने के लिए कहते हैं, उसी तरह वो भी रूस के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि स्वदेशी की तरफ बढ़ें, विदेशी कारों के बजाय रूस में बनी हुई कारों पर चलें। 90 के दशक में बहुत ज्यादा कारें उपलब्ध नहीं थी। अब हम कई तरह की कारें बना रहे हैं।
हो सकता है कि हमारी कारें उन मर्सिडीज या ऑडी कारों के मुकाबले कमतर हों, जिनको 90 के दशक में बड़ी तादाद में खरीदा जाता था। मुझे लगता है कि इस मामले में हमें अपने बहुत से सहयोगियों से सीखना चाहिए। जैसे कि भारत के हमारे साझेदार हैं, वो मुख्य रूप से प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और वो कारें इस्तेमाल करते हैं जो भारत में ही बनाई जाती हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो लोगों को भारत में बने ब्रांड्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास भी वैसी गाड़ियां उपलब्ध हैं और हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक ज़माना था जब हम नए नए आइडियाज़ के लिए, इनोवेशन के लिए अमेरिका और रूस की तरफ देखते थे। अब ज़माना बदल गया है। अब रूस और अमेरिका भारत की तरफ देखते हैं। तो ये देश के लिए गर्व की बात है। विरोधी दलों ने पिछले कुछ दिनों में इकट्ठे होकर एक माहौल बनाया था। उसकी हवा मोदी ने G20 के आयोजन से निकाल दी। फिर चीन और रूस ने भी G20 समिट के भारत की तारीफ करके विरोधी दलों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि G20 को लेकर मोदी की आलोचना करें तो कैसे करें। विरोधी दलों के नेता एक और मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। बार बार कहा गया कि मोदी ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन तो बुला दिया, लेकिन एजेंडा सीक्रेट है, एजेंडा बताया नहीं। ये लोकतंत्र का मजाक है। तो अब से थोड़ी देर पहले सरकार ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा भी जारी कर दिया। सरकार ने बताया कि स्पेशल सेशन में संविधान सभा से लेकर अभी तक संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकसभा में 4 बिल भी लाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल आएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, यह खबर कश्मीर से आई है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर शहीद हो गए हैं। मंगलवार की शाम को सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कोकरनाग के हल्लोरा गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के जवानों ने गांव की घेरेबंदी कर ली। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कल रात को अंधेरे की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रोक दिया था। आज सुबह जब दोबारा एनकाउंटर शुरू हुआ तो आतंकवादियों की फायरिंग में राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोंचक को कई गोलियां लगी। गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी गुलाम हसन भट्ट भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आर्मी और पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर्स की शहादत की खबर मिलने पर आर्मी की 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंचे और अब वो एनकाउंटर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पता यह लगा कि जिन दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर हो रहा है वो रेसिस्टेंस फोर्स नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं, जो लश्कर तैयबा का दूसरा रूप है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जो आतंकवादी कोकरनाग में छुपे हुए हैं, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने 4 अगस्त को कुलगाम जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। उस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे। आज के एनकाउंटर में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद डीएसपी भट्ट को श्रद्धांजलि दी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बहादुर जवान फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों को कल का सूरज नहीं देखने देंगे। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहीद अफसरों को इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।